नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज पाठ पर हम चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है कैसे बनता है रेडियो नाटक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इस पाठ में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य परिचय जानेंगे। आज से कुछ दशक पहले एक ज़माना ऐसा भी था जब दुनिया में ना टेलीविज़न था ना कंप्यूटर। सिनेमा हॉल थिएटर थे, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले में काफ़ी कम थी होती थी, और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। ऐसे समय में घर बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था, वह था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थीं, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था, और एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो नाटक। तो कुल मिला के जब टेलीविज़न नहीं था और इंटरनेट नहीं था उस समय रेडियो माध्यम पर नाटक प्रसारित होते थे, और उन्हीं नाटकों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं रेडियो नाटक की परिभाषा। जो नाटक रेडियो के रेडियो माध्यम के लिए लिखा जाता है और जिसे ध्वनि प्रभाव, संगीत व कथन कथोपकथन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे रेडियो नाटक कहते हैं। यानी कि एक ऐसा नाटक जो रेडियो के लिए लिखा जाता है। चूँकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसमें दृश्य नहीं होते हैं, विजुअल्स नहीं होते हैं, इसलिए इस माध्यम पर जो नाटक प्रस्तुत किया जाएगा वह नाटक ध्वनि प्रभाव, संगीत, कथन कथन का मतलब होता है नरेशन, और कथोपकथन मतलब संवाद के जरिए क्या है प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेडियो नाटक के तत्व कौन कौन से। कथानक, कथा वस्तु, संवाद, संवाद को ही कथोपकथन कहते हैं, चरित्र चित्रण, ये भी रेडियो नाटक का तत्व है, संगीत, ध्वनि प्रभाव, कथन जिसे हम नरेशन कहते हैं, ये सारे रेडियो नाटक में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में अंतर। सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में एक कहानी या कथा वस्तु होती है, बिल्कुल, चाहे कोई भी विधा क्यों ना हो। हर विधा के अंदर में एक कहानी होती है, हर विधा में एक कहानी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है कहानी का एक आरंभ होता है जिसे हम परिचय से संबोधित करते हैं, एक मध्य होता है जिसे हम संघर्ष से संबोधित करते हैं, और एक अंत होता है जिसे हम समापन से संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है रेडियो नाटक में या सिनेमा या रंगमंच में सब में होते हैं। ठीक है, तीनों में चरित्र और चरित्र चित्रण होता है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तीनों में पात्रों के आपसी संवाद होते हैं, पात्रों का आपस में संघर्ष और अंत में समाधान होता है। तीनों में संगीत व ध्वनि प्रभाव होता है। ये समानताएं हैं, यूँ कह सकते हैं आप। चाहे रेडियो हो, चाहे रेडियो नाटक हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे रंगमंच क्यों ना हो। रंगमंच को ही नाटक कहते हैं जो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नाटक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में अंतर क्या है। एक तरफ सिनेमा और रंगमंच है, दूसरी तरफ नाटक है, रेडियो नाटक। देखिए, चाहे सिनेमा और हो या रंगमंच हो, दोनों दृश्य विधाएं हैं। सिनेमा और रंगमंच दोनों में दृश्य होते हैं और दृश्यों का सबसे अधिक महत्व होता है। मंच पर अभिनेताओं द्वारा भाव भंगिमा के साथ, यानी कि बॉडी, चेहरे के हाव भाव, बॉडी एक्सप्रेशन के साथ
प्रस्तुत किया जाता है। मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा का विशेष महत्व होता है, यानी मंच को डेकोरेट कर देते हैं, सजाया जाता है। और जो पात्र है उनकी जो वेशभूषा है, वस्त्र आदि, इसका भी विशेष महत्व होता है। संगीत व ध्वनि प्रभाव के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था का भी बहुत महत्व होता है। ठीक, अब बात करते हैं रेडियो नाटक के। श्रव्य विधा है, बिल्कुल, और श्रव्य माध्यम द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि रेडियो नाटक श्रव्य विधा द्वारा, ये श्रव्य विधा है एक, इसको सिर्फ सुना जाता है और रेडियो के माध्यम से या श्रव्य माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। ध्वनि प्रभाव प्रभाव है बेटे, ठीक है। प्रभाव, ध्वनि प्रभाव संगीत, संवाद एवं कथन का सबसे अधिक महत्व होता है। ठीक है। कथा वस्तुओं को संवाद, जिसे हम कथोपकथन कहते हैं, कथन जिसे नरेशन कहते हैं, ध्वनि प्रभाव और संगीत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और अगली बात है मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा एवं प्रकाश का कोई स्थान इसमें नहीं होता है, कोई आवश्यकता इनकी नहीं होती है। तो ये कुछ रेडियो नाटक और सिनेमा रंगमंच में अंतर है। ठीक है। रेडियो नाटक में ध्वनि प्रवाह हो, संगीत हो, संवाद हो, कथन हो, इन सभी के माध्यम से पूरी कहानी या पूरा रेडियो नाटक प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। बात करते हैं रेडियो नाटक के लिए कहानी चुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी जब आप कहानी का चुनाव करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कही है, कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह हरकत एक्शन पर निर्भर करती हो। एक्शन का मतलब है, जैसे मूवी में हम देखते हैं हीरो और जो विलेन होता है, दोनों के बीच में फाइट होती है। चूँकि सिनेमा या नाटक में क्या है, विजुअल्स होते हैं, दृश्य होते हैं, तो हम फाइट को दिखा सकते हैं। आगे चोर भागता है, पीछे क्या है, उसके पीछे पुलिस भागती है, तो हम सिनेमा या रंगमंच पे दिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है इसमें। लेकिन रेडियो नाटक में क्या है, जो यदि कोई ऐसी कहानी है या कोई ऐसा दृश्य है जिसको हम, जो एक्शन पर आधारित है, जिसमें एक्शन अधिक है, हरकतें अधिक है, तो वो क्या करता है, इससे रेडियो नाटक उबाऊ बन सकता है और इसकी रोचकता समाप्त हो सकती है। क्या लिखा हुआ है इसमें, कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह हरकत या एक्शन पर निर्भर करती हो, क्योंकि रेडियो पर दृश्य नहीं हो दिखा सकते और अधिक एक्शन सुनाना उबाऊ हो सकता है। इसका मतलब है कि कहानी में क्या होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए। जितने अधिक संवाद होंगे, जितनी अधिक कहानी संवाद प्रधान होगी, कहानी उतनी अच्छी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। दूसरा है, कहानी की अवधि 15 से 30 मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि जो श्रव्य माध्यम है इसमें दृश्य नहीं होते हैं और इसमें नाटक और वार्ता जैसे कार्यक्रम के, इनके लिए श्रोताओं की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक ही हो सकती है। यानी कि चाहे रेडियो नाटक हो, चाहे रेडियो वार्ता क्यों ना हो, वार्ता मतलब पॉडकास्ट, अब विजुअल्स नहीं है, श्रोता देख नहीं पाता है, जाहिर सी बात है लंबे लंबे कार्यक्रम उबाऊ हो सकते हैं और जो श्रोता है उसका ध्यान भटक सकता है ना। और ध्यान भटकने के बाद क्या है, रेडियो नाटक या फिर उस चैनल चेंज कर सकता है, स्टेशन बदल सकता है या फिर रेडियो बंद कर सकता है ना, मन उचट सकता है उसका, यही इसमें कहा गया है। क्या कह रहे हैं, श्रोता की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक ही होती है। रेडियो माध्यम में श्रोता सबसे अधिक उन्मुक्त होता है, उन्मुक्त का मतलब स्वतंत्र होता है। ज़रा सा उसे लगे कि यह कार्यक्रम काफ़ी उबाऊ है, बोरिंग है, तो स्टेशन बदल देगा। ठीक है। मन उचटते ही स्टेशन बदल सकता है या उसका ध्यान कहीं और भटक सकता है। हाँ, यदि लंबी अवधि हो कोई बात नहीं, तो उसे आप किस्तों में कई दिनों तक क्या है प्रसारित कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अगला है पात्रों की संख्या क्या सीमित होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं और श्रोता को पात्रों के नाम और उनके आपसी संबंध को याद रखने में समस्या आ सकती है। सर एक क्वेश्चन तो सीधा बनेगा ये कि रेडियो नाटक के लिए कहानी चुनते समय ध्यान रखने की बातें कौन सी है? बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंदर से भी बन सकते हैं। कहानी ऐसी क्यों हो ऐसी ना हो जो पूरी तरह हरकतें एक्शन पर निर्भर करती हो, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। या फिर कहानी की अवधि कम क्यों होनी चाहिए? या कहानी में पात्रों की संख्या सीमित क्यों होनी चाहिए? इस टाइप से प्रश्न भी बन सकते हैं, तो देख लीजिए आप। अगला है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें, कहानी घटना प्रधान ना हो, अवधि ज़्यादा ना हो, पात्रों की संख्या सीमित हो। ओके, एनसीईआरटी बुक से लिया गया पिक्चर है ये। ओके, बात करते हैं रेडियो नाटक में संवाद, जिसे हम कथोपकथन कहते हैं। कथन, नरेशन एवं ध्वनि प्रभाव का महत्व या उपयोगिता क्या है? प्रबल चांस है इसके प्रश्न बनने के, कई बार ये प्रश्न बना है। तो बात करते हैं, तीनों के माध्यम से कथानक, जिसे हम कथा वस्तु कहते हैं, आगे बढ़ती है। ठीक है, संवाद और कथन के माध्यम से, जो कथोपकथन और कथन के माध्यम से पात्रों के चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा, उनका व्यवसाय, उनका व्यवहार एवं उनके आपसी संबंध के बारे में पता चलता है। सब कुछ तो इनके माध्यम से पता चलता है ना। दृश्य नहीं है तो पता कहाँ से चलेगा? बोल के चलेगा। अब बोलते किससे? या तो संवाद होंगे या फिर कथन होगा। खैर, आगे बढ़िए। तीसरा, तीनों के माध्यम से कथा वस्तु में रोचकता आती है एवं सजीवता आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खासकर ध्वनि प्रभाव और संगीत का तो यही काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है ना, तीनों के माध्यम से कथा वस्तु के संपूर्ण घटनाक्रम का पता चलता है। बिल्कुल, ये घटना कहानी को आगे बढ़ाते हैं मतलब पूरी कहानी जो होगी, स्टोरी होगी, उसमें वो पूरी हमें क्या है, इन संवाद के द्वारा या फिर कथन के द्वारा या फिर ध्वनि प्रभाव के द्वारा ही पता चलती है पूरी कहानी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, तीनों के माध्यम से परिवेश, परिवेश मीन्स वातावरण, आसपास का वातावरण, देश काल का पता चलता है, सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, सब के बारे में पता चलता है इन तीनों के माध्यम से। अलग कुछ तरीका और है नहीं। चलो, होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो नाटक के लिए संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी जब आप रेडियो के लिए नाटक लिखते हैं तो ये संवाद लिखते हैं, तो संवाद लिखते समय क्या किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, सब पे अप्लाई होता है वैसे तो, रेडियो नाटक में हो या चाहे नाटक हो। संवाद छोटे होने चाहिए, क्योंकि लंबे संवादों को बोलने में समस्या आ सकती है पात्र को। और साथ ही क्या है, अगर बोल भी दिया तो जो श्रोता या दर्शक होगा उसे सुनने और समझने में क्या है, समस्या आ सकती है। इसलिए संवाद छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, बोलचाल की भाषा में होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद की भाषा पात्र के व्यक्तित्व, उसके व्यवसाय, उसके स्वभाव के अनुकूल होने चाहिए। ये जो काम वो करता है, मान लीजिए किसान है, जाहिर सी बात है उसकी भाषा उस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि वो किसानी का काम करता है ना। कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी का काम करता है, तो उसकी भाषा उस प्रकार से होनी चाहिए। साथ ही क्या है, जो संवाद की जो भाषा है वो पात्र का जो आपसी संबंध है उसके अनुसार भी होनी चाहिए। अब पिता पुत्र का संवाद हो रहा है तो पिता की भाषा कुछ और होगी, पुत्र की भाषा कुछ और होगी, है ना। और एक और है, संवाद मूल कथानक के अनुकूल होने चाहिए। बिल्कुल, जो मूल स्टोरी है, मूल कहानी है, उसी कहानी के अकॉर्डिंग क्या संवाद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी कहानी कुछ और थी लेकिन संवाद कुछ और ही कर डाले, इससे क्या भ्रामकता फैलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है शायद, रेडियो नाटक की भाषा और शैली। देखिए, भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। सरल, स्पष्ट, रोचक, स्वाभाविक, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल भाषा होनी चाहिए, यानी जैसा पात्र वैसी भाषा होनी चाहिए। भाषा नाटकीय शैली, नाटकीय अंदाज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या संवाद नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम जनरली क्या है, जब बातचीत के दौरान भाषा का प्रयोग करते हैं तो
उसका स्वरूप अलग होता है। जब हम लिखते हैं तो उसका स्वरूप अलग होता है। तो वही होना चाहिए जो बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो छोटा सा पाठ था ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। और एक और पाठ बचता है आपका, वो समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम। अगर आप इन नोट्स को लिख लेते हैं एक बार, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसकी पूरी गारंटी आपको देता हूँ। चलो, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।